टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम नावल का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम जो है वो बहुत ही शॉर्ट पार्ट रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन कोशिश करेंगे कि ये वाला पार्ट जो है वो लॉन्ग हो। और नावल को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स में अपना फेवरेट नावल बता दें कि नेक्स्ट इसके बाद कौन सा नावल जो है वो उसको रीड करें। तो यहाँ से जब हमने नावल जहाँ से छोड़ा था, अब हम दोबारा से वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तब एनी ने इन्हें किसी काम के लिए कहा था। तलीम तो इसकी अभी पूरी नहीं थी जो इसे कोई नौकरी देता। इसी वजह से वो लोगों के घर काम करके अपनी तलीम दोबारा शुरू करना चाहती थी। इसने इसी साल बीएससी में एडमिशन लिया था, मगर अब पैसे ना होने की वजह से वो प्राइवेट पढ़ने का सोच रही थी। और सबसे बड़ी टेंशन तो इसे हादी की थी। पहले हफ्ते तो वो यहाँ रहकर बीमार पड़ गया, मगर इसने एक दफ़ा भी इससे शिकायत ना की। अभी वो 7वीं में पढ़ता था, मगर इतना समझदार ज़रूर था कि किसी भी चीज़ की शिकायत करता वो जैसी भी रोटी बना कर देती आराम से खा लेता। हादी में इसकी जान बसती थी। वो 2 जिस्म और 1 जान थे। उम्र में फ़र्क होने के बावजूद भी दोनों की खूब बनती थी। शाहजैन जो अभी यूनिवर्सिटी से आकर शफक के कमरे में आया, इसे रोता देख फ़ौरन इसके करीब आया। क्या हुआ है शफ़ी, क्यों रो रही हो? दर्द हो रहा है तो डॉक्टर के पास चलते हैं। वो परेशान सा कश्यप को रोता देख बोला। करीबी मुलाजमा दवाई हाथ में लिए खड़ी थी। इससे दवाई पकड़कर इसे जाने का कहा। बाई, दर्द हो रहा है मेरी टांग में और मैं आपसे नाराज़ हूँ। आप अब आए हैं मुझसे मिलने? पूरे 1 दिन हॉस्पिटल में रहकर आई हूँ, मगर आप मुझे देखने नहीं आई। कश्यप रो रही थी। बाई की जान, आज ही बाई को पता चला है और मैं आपसे मिलने सुबह आया भी था, मगर आप सोई थी, इसी वजह से वापस चला गया। सोचा आकर मिलूंगा और फ़ौरन इसे ये दवाई खाओ ताकि दर्द कम हो। मुझे बताओ डॉक्टर ने क्या कहा? शाहजैन ने इसे अपने साथ लगाकर इसके आंसू साफ करते हुए बोला। इसके आगे दवाई और पानी किया। कश्यप ने बुरा सा मुंह बनाकर दवाई खाई और इसे तफसील बताने लगी। डॉक्टर ने कहा है कि टांग टूटी नहीं, मगर गिरने की वजह से ज़ोर ज़्यादा पड़ गया है और 2 जगह फ्रैक्चर भी आया है, इसलिए 2 महीने चलने फिरने से इख्तियार करने का कहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि बाबा ने आपसे मेरी टांग टूटने का क्यों कहा, तो इसका जवाब ये है कि मैंने ही बाबा से कहा था कि आपको ऐसा कहने का। वो जो इसकी बात सुनकर तैमूर साहब की बात को सोच रहा था, इन्होंने कश्यप की टांग टूटने का क्यों कहा, तो इसका जवाब भी कश्यप ने दे दिया। इसने कश्यप से मसनूई गुस्से से कहा, आपको पता है कि मैं यूनिवर्सिटी में पूरा दिन कितना परेशान रहा हूँ? हाँ, तो आप भी तो मुझसे मिलने नहीं आए, हिसाब बराबर। कश्यप बोली तो इसकी बात सुनकर शाहजैन इसकी तरफ देखते हुए नफ़ी में सर हिलाया, जैसे कह रहा हो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तैमूर साहब शहर के जाने माने बिजनेसमैन हैं। इनकी शादी इनकी पसंद की लड़की सहर बेगम से हुई। इनके 2 बच्चे हैं, पहला शाहजैन और इससे 5 साल छोटी बेटी कश्यप। शाहजैन का गोरा रंग, ब्राउन आंखें और काले बाल थे। वो खूबसूरती में अपनी मिसाल आप था। और कश्यप गोरे रंग, कांसी सुनहरी आंखें और शहद रंग बालों के साथ कोई गुड़िया ही लगती थी। साथ सफ़ेद शलवार कमीज़ के साथ वेस्टकोट पहने, काली आंखों पर चश्मा लगाए वो एक शान से अपनी कार से बाहर निकलता और हवेली में दाखिल हुआ तो सामने ही रिमना बेगम बैठी तस्बीह कर रही थी। इसने अंदर दाखिल होते हुए सलाम किया और इसकी आवाज़ सुनकर रिमना बेगम ने फ़ौरन इसकी तरफ देखा और तस्बीह सामने मेज़ पर रखी। खुशी से इससे अपने साथ गले लगाया। अरकम, मेरे बच्चे कैसे हो और आज हवेली की याद कैसी आई? वैसे तो तुम्हें यूनिवर्सिटी से फुर्सत ही नहीं मिलती। इसके माथे पर बोसा देने के बाद रमना बेगम इससे बोली और साथ ही आखिरत में शिकवा किया। अम्मी, आपके सामने ही हूँ, देख ले कैसा लग रहा हूँ। और मैं पहले आना चाह रहा था, मगर एक काम की वजह से ना आ सका। फिर मेरे पेपर शुरू हो गए और इस वजह से अब आया हूँ। अरकम इसके साथ सोफे पर बैठते हुए बोला। अच्छा ठीक है, बताओ खाना खाकर आए हो या लगवाऊँ? रमना बेगम ने अरकम से पूछा, जिसे मुलाजिम अभी पानी का गिलास देकर गई थी। खाना मैं खाकर आया हूँ अम्मी, बस थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ, मगर इससे पहले मैं आली से मिलना चाहता हूँ। अरकम ने पानी का गिलास मेज़ पर रखते हुए रमना बेगम को जवाब दिया।
अच्छा ठीक है, मिल लो अपने कमरे में और फिर आराम कर लेना, रात को खाने पर बात होगी। रमना बेगम बोली तो अरकम उठकर अलिशबा के कमरे में चला गया। इसके कमरे का दरवाज़ा खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ तो आली बेड पर बैठी कोई किताब पढ़ने में मसरूफ़ थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर अलिशबा ने सामने देखा तो अरकम को देखकर जल्दी से किताब साइड पर रखी और इसके गले जा लगी। आली कैसी हो, और कभी कमरे से भी बाहर निकल आया करो। जब हवेली आता हूँ तो तुमसे मिलने कमरे में ही आना पड़ता है। अरकम ने अलिशबा से कहा तो वो इससे अलग होकर इसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराई और बोली, अगली दफ़ा आप आएंगे तो मैं दरवाजे में खड़ी होकर फूलों का हार हाथों में लिए आपका इंतज़ार करूंगी ताकि आप दोबारा शिकायत ना करें। वाह क्या दिन होगा जब तुम ऐसा करोगी, वरना अब तो मुझे अपनी आली कम और खंडरों में रहने वाली चुड़ैल ज़्यादा लगती हैं। अपनी आंखों को तो देखो, क्या हाल बनाया है तुमने, लगता है सोती भी नहीं हो तुम। इसकी बात सुनकर वो भी मुस्कुरा उठा और इसकी आंखों के नीचे मौजूद हल्के इसके रिश्ते का बता रहे थे। इन्हें देखकर वो बोला, ये सब छोड़ें, ये बताएं मेरे लिए शहर से क्या लाए हैं। आली ने इसको चुड़ैल वाली बात को नज़रअंदाज करके कहा, तुमने बताया ही नहीं और मुझे भी तुम्हारे लिए कुछ लाना याद नहीं रहा। इसने आली की बात सुनकर परेशानी से कहा, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, जब मैं नहीं कहती तब भी लाते हैं और ना मेरे लिए कुछ ना कुछ। आली ने मासूम सा मुंह बनाकर इसका ऐसा करने पर अरकम को इस पर बेख्तियार प्यार आया। मजाक कर रहा हूँ, लाया हूँ तुम्हारा फेवरेट केक, मुलाजिम ने फ्रिज में रख भी दिया है, खाना खा लेना। अब मैं थोड़ी देर आराम करने लगा हूँ, फिर बाद में तुमसे मिलता हूँ। अरकम इसके माथे पर बोसा देते हुए बोला, ठीक है भाई, आप आराम कर ले, मैं बाद में बात करूँगी। अलिशबा ने कहा तो अरकम इसके कमरे से निकलकर अपने कमरे में चला गया। स्लीवलेस शॉर्ट और तंग शर्ट पहनने वाली तंग पजामा पहने वो बिना दुपट्टे के एक किटी पार्टी से वापस आई थी। अपने कमरे में मौजूद सोफे पर बैठी अपने शोहर को देखकर इसकी तरफ आई। हाशिम, आज इतनी जल्दी आ गए? मुझे पता होता तुमने जल्दी आना है तो मैं आ जाती। हाशिम ने इसकी बात सुनकर एक नागवार नज़र इसके कपड़ों पर डाली। इसे बिल्कुल भी पसंद ना था वो ऐसे कपड़े पहनकर लोगों के लिए दावत नगार बने, मगर हाशिम को इससे मोहब्बत थी तभी कभी इसकी ड्रेसिंग बदलने का ना कहा। जो पहनती थी इसे पहन लेने देता था। फिक्र मत करो, अभी थोड़ी देर पहले आया हूँ, तुम बताओ तुम्हारा दिन कैसा गुजरा। हाशिम ने हमना के गिर्द अपने बाजुओं का हिसार डालते हुए पूछा। सही था, मिसिस हमदानी मिली थी, आज इनसे बात हुई। बता रही थी कि इनकी बेटी तुम्हारे ऑफिस में काम करती है इंटर्नशिप पर, मगर तुमने मुझे बताना भी पसंद नहीं किया। इसने अपनी नकली पलकों की झालर को उठाया और गिराते हुए मासूमियत से पूछा, जबकि इसके लहजे में मौजूद जहर को हाशिम महसूस न कर सका। वो मुझे बताना याद नहीं रहा, मेरा ऑफिस 4th फ्लोर पर है। इसने प्यार से हमना से कहा। हमना को बहुत गुस्सा आया जब मिसिस हमदानी ने इसे अपनी बेटी का बताया, क्योंकि हाशिम ने जो ना बताया था, मगर इसने मिसिस हमदानी को यही शो करवाया कि इसे पता है। वो इनकी बेटी को हाशिम के ऑफिस से फ़ौरन बाहर फेंकवा दे, मगर हाशिम की नज़रों में बुरी नहीं बनना चाहती थी। हमना ने हाशिम की बात पर खामोशी इख्तियार की। मुझे लग रहा है कि तुम्हें याद नहीं होगा, वरना तुम मुझे बताना कभी ना भूलते। और छोड़ो इस बात को, मैं शावर लेकर आती हूँ और फिर साथ में डिनर करते हैं। अपनी बात मुकम्मल करके वो शावर लेने चलेगी और हाशिम अपने मोबाइल में मसरूफ़ हो गया। शज़ैन, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? सहर बेगम ने शज़ैन से पूछा, जो आज सुबह सुबह नाश्ते के लिए इनके साथ बैठा था। जी मोम, मैं बिल्कुल फिट फाट हूँ, मुझे क्या होना है? इसने ब्रेड पर बटर लगाते हुए पूछा। मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि आज तुम टाइम पर नाश्ते के लिए मौजूद हो, वरना 9-10 बजे उठते हो। सहर बेगम बोली तो शज़ैन, जो इनका जवाब देने लगा था, इससे पहले ही तैमूर साहब बोल पड़े। सहर, आपने बताया था कि किसी लड़की ने आना है आज कश्यप की देखभाल के लिए। अगर वो आपको अच्छी लगे तो रख लीजिएगा, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी को कोई मुश्किल आए। जी शाइस्ता बता रही थी कि अच्छी लड़की ही लाएगी, मैं देख लूँगी, आप फिक्र मत करें।
सहर बेगम ने तैमूर साहब को जवाब दिया तो तैमूर साहब इनकी बात सुनकर अपनी जगह से उठते हुए बोले, ठीक है, अब देख लीजिएगा, मैं अब ऑफिस चलता हूँ। तैमूर साहब जब चले गए तो शाहजैन इनकी बातें सुन रहा था और सहर बेगम से बोला, मॉम, आपने बताया ही नहीं कि कोई लड़की रख रही है शफ़ी के लिए। याद नहीं रहा तुम्हें बताने का, और तुम यूनिवर्सिटी जाओ, जब आओ तब पूछना। सहर बेगम इसे बोलते हुए उठी और कमरे की जानिब चल दी। एनी हादी को अम्मा जन्नत के घर छोड़कर अम्मा जन्नत की बताई गई औरत शाइस्ता के साथ काम के लिए चली गई। शाइस्ता इसे एक बड़े से घर में लेकर आई थी। वो शाइस्ता के पीछे पीछे घर के अंदर दाखिल हुई। शाइस्ता इसे लेकर एक कमरे की तरफ गई। दरवाज़ा नॉक किया। अंदर से इजाज़त मिलते ही आईनी शाइस्ता के साथ अंदर दाखिल हो गई। सहर बेगम ने शाइस्ता और इसके साथ मौजूद लड़की को एक नज़र देखने के बाद शाइस्ता को जाने का कहा और एनी को अपने सामने खड़ा होने का कहा। एनी चुपचाप इनके सामने खड़ी हो गई, जबकि नज़रें इसकी नीचे ही थीं। क्या नाम है तुम्हारा लड़की? सहर बेगम ने क्रख्त लहजे में पूछा। हुरुल आइन मैम, एनी ने धीमी आवाज़ में कहा। क्या करती हो और घर में कौन कौन है और कहाँ रहती हो, सब बताओ मुझे। सहर बेगम ने इसका नाम सुनकर इससे मज़ीद पूछा। प्राइवेट पढ़ती हूँ और मैं अपने छोटे भाई के साथ रहती हूँ। माँ बाप का कुछ देर पहले इंतकाल हो गया था और शाइस्ता बाजी के घर के करीब ही रहती हूँ, एनी ने जवाब दिया। तो सहर बेगम ने एक नज़र इसको दोबारा देखा। जो सुर्खो सफ़ेद रंगत की मालकियत खूबसूरत लड़की थी और यही खूबसूरती इन्हें कटती थी। वैसे तो मुझे तुम्हें रखने में कोई मसला नहीं है, मगर तुम्हें अपना ये सफ़ेद रंग छुपाना होगा। मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करके मेरे जवां बेटे को अपनी अदाओं के जाल में फंसाओ। सहर बेगम क्रख्त लहजे में बोली तो इसकी आखिरी बात सुनकर इसका मरने को दिल किया। इतनी जिल्लत, मगर इसे इस काम की ज़रूरत थी और अपनी अना को एक तरफ रखकर वो मजबूत लहजे में बोली, अगर मैं इसकी खूबसूरती की वजह से आप मुझे ये कह रही हैं तो आप फिक्र मत करिए, मैं मेकअप से इसे छुपा दूंगी, मगर मुझे इस काम की बहुत ज़रूरत है मैम। बस ठीक है, सबसे पहले तो ये रंग काला करना और अपनी ये सबज आंखों पर भी लेंस लगाकर कल आना। फिर मैं तुम्हें देखकर बताऊंगी कि तुम ये काम कर सकती हो या नहीं। अब जाओ यहाँ से। सहर बेगम इसे देखते हुए बोली। इनकी बात सुनकर एनी कमरे से बाहर चलेगी। एनी घर वापस आकर हादी को लेकर बाजार से मेकअप का कुछ सस्ता सामान लेकर आई और साथ ही सस्ते से लेंस लेकर घर वापस आई। घर वापसी पर गली के कोने वाली दुकान से चावल और कुछ सामान लिया ताकि कुछ खाने को बना सके। जो पैसे इसके थे वो इन्हें इख्तियार से इस्तेमाल कर रही थी। घर आकर एनी ने पानी पिया और मुंह धो कर थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट गई। साथ ही हादी भी लेट गया। वो हादी के बालों में हल्का हल्का हाथ चलाने लगी। हादी के सोते ही वो उठी और मेकअप निकालकर अपने मुंह का मेकअप किया और लेंस लगाने की कोशिश करने लगी। लेंस लगाने की वजह से इसकी आंखों से पानी निकलने लगा। इसने अपनी आंखें झपक कर लेंस के एडजस्ट होने के बाद खुद को शीशे में देखा तो इसका सफ़ेद रंग और इसकी आंखों का रंग बदलने की वजह से वो कोई और ही लग रही थी। हादी जो वॉशरूम जाने के लिए उठा, एनी को देखकर पहचान ना सका तो चीख उठा। एनी को आवाज़ देने लगा। इसे ऐसा करते देख एनी जल्दी से बोली, अरे चुप हो जाओ हादी, ये मैं हूँ, मेकअप किया है मैंने, देखो अभी मैं तुम्हें मुंह धोकर दिखाती हूँ। इसकी बात सुनकर हादी खामोश हुआ और एनी को मुंह धोता देख लगा। जब एनी ने लेंस उतारा और अपना मुंह धोया तो हादी ने सुकून का सांस लिया। इसके गले लग गया और मासूमियत से बोला, आपी, आपने ऐसा मेकअप क्यों किया था? आप मेकअप के ज़्यादा अच्छी लगती हो, मेकअप के बगैर ज़्यादा अच्छी लगती हो। हादी, इधर आओ मेरे पास, बैठो, मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम्हें पता है ना, मुझे शाइस्ता बाजी के साथ काम के लिए गई थी। इन्होंने कहा है कि मेकअप करोगी तो ही काम देंगे, और सुबह मैं ऐसा ही मेकअप करके जाऊँगी ताकि मुझे काम मिल जाए। फिर मैं हादी को एक अच्छे स्कूल में दाखिल करवाऊँगी। एनी से अपने साथ लेकर बैठते हुए बोली। आखिर में मोहब्बत से इसके माथे पर बोसा दिया। वो हादी से झूठ नहीं बोलना चाहती थी, इस वजह से इसे बता दिया, आपी, आप काम मत करो, कुछ और काम कर लो, मुझे पता है कि आप मेरी वजह से मुश्किल हो रही है। हादी ने मासूमियत से कहा,
तो इसकी बात सुनकर एनी की आंखें नम हुई। वो इसे अपने साथ लगाते हुए दोबारा इसका माथे को चूमते हुए बोली, ऐसी बात नहीं है हादी, तुम मेरी छोटी सी जान हो और तुम कोई काम नहीं करोगे। जब तक मैं ज़िंदा हूँ तुम्हें कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, और वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस एक लड़की की देखभाल करनी है और फिर भी साथ साथ पढ़ूंगी, और फिर जब मेरी तालीम मुकम्मल हो जाएगी हम यहाँ से चले जाएंगे और मैं अच्छी सी जगह नौकरी ढूंढ लूँगी। आपी, इन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया जबकि हमारी गलती भी ना थी? अगर वो ऐसा ना करते तो हम अभी अपने घर होते, हम दोनों आराम से पढ़ रहे होते। हादी इसकी बात सुनकर दुखी सा बोला, तुम्हें पता है हादी, अल्लाह ने हमें मुश्किल हालात देकर आजमाता है। अगर हम सब्र करेंगे तो वो रब हमें इसका अजर देगा। ये हमारी किस्मत में था, और किस्मत से जो लड़ने की कोशिश करता है इसका इंजाम कभी भी अच्छा नहीं होता। मेहरमा बोली। तो हादी ने इसके जवाब में पूछा, तो इसका मतलब हम सब्र करेंगे तो फिर हमें इनाम मिलेगा? हाँ बिल्कुल, और याद रखना, इंसान साथ छोड़ जाते हैं मगर अल्लाह हमेशा साथ रहता है। और अब अच्छे बच्चों की तरह उठो और मुंह हाथ धो लो, मैं खाना बनाने लगी हूँ। मेहरमा ने जवाब दिया। तो हादी उठता हुआ बोला, ठीक है आप ही, मैं याद रखूँगा। हादी को जाता देखकर वो उठी और खाना बनाने लगी। अरकम कितने दिनों के लिए रुक रहे हो हवेली? अरकम के वालिद हदीद साहब ने चाय पीते हुए पूछा। बाबा, 1 हफ्ते के लिए आया हूँ, इसके बाद वापस चला जाऊँगा, और फिर एडमिशन भी तो शुरू हो रहे हैं, आली का एडमिशन भी करवाना है। अरकम ने जवाब दिया, सही, मेरी बेटी से पूछ लेना कि इसने किस में एडमिशन लेना है, जिसमें चाहे उसी में ले देना। हदीद साहब मोहब्बत से आली का सोचते हुए बोले, बाबा जानी आप फिक्र मत करें, मैंने भाई को बताया है। अरकम की बजाय जवाब आली की तरफ से आया, जो हदीद के साथ बैठते हुए बोले, तो फिर मुझे भी बताओ आली कि किस में आपने एडमिशन लेना है। हदीद ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा जानी मैंने सोचा है बीएससी इंग्लिश में कर लेती हूँ, मेरे इंग्लिश के मार्क्स भी अच्छे थे। आली ने हदीद साहब को जवाब दिया और अपने हाथ में मौजूद चॉकलेट खोलकर खाने लगी। ठीक है आली को फिर इसमें ही में एडमिशन ले देना, अरकम अपनी यूनिवर्सिटी में ले देना, वो काफ़ी अच्छी है। जी बाबा, आली को भी मैंने अपनी ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर देना है। अरकम ने मुस्कुराते हुए आली को देखते हुए जवाब दिया। आली को दोबारा 1 साल बाद इसने कमरे से निकलकर हदीद साहब से बात करते और चॉकलेट खाते हुए देखा था। वो आहिस्ता आहिस्ता पहले की तरह हो रही थी, बेफिक्र और पगली, वरना तो 1 साल पहले होने वाले वाक़ये ने इसे खुद को मारने पर मजबूर कर दिया था। वो वक्त इनके लिए सबसे मुश्किल वक्त था। फिर इसके बाद आली तो खामोश ही हो गई। इसकी बात सुनकर हदीद साहब ने अपना सर हिलाया और आली को मोहब्बत से देखने लगे। भाई, आप ना अगली दफ़ा चॉकलेट पेस्ट्री लाइएगा, मैं अब वो खाऊंगी। चॉकलेट मुंह में डालकर वो अरकम से बोली, आली बच्चे, पहले चॉकलेट तो खा लो, फिर बोल लेना। रमना बेगम किचन से निकलते हुए आली को ऐसे बोलते देखकर बोली, कुछ नहीं होता अम्मी, बोलने दे जैसे बोलती है। और आली, अगली दफ़ा क्या, मैं थोड़ी देर तक तुम्हें पेस्ट्री मंगवा देता हूँ। अरकम पहले रमना बेगम और फिर आली से बोला, सच्ची भाई मंगवा दे, मेरा खाने को बहुत दिल कर रहा है। आली खुश होते हुए चॉकलेट मुंह में डालते हुए बोली। इसके दोबारा मुंह में चॉकलेट डालकर बोलने पर रमना बेगम ने अपना सर नफ़ी में हिलाया। इसका कुछ नहीं हो सकता, जबकि आली को पहले की तरह देखकर वो भी बहुत खुश थी। अभी मंगवा कर देता हूँ, वो आली को देखता उठते हुए बोली। शुक्रिया भाई, वो मुस्कुरा कर बोली। हदीद साहब अपने गांव के सरदार हैं और इनकी शादी रमना बेगम से हुई। इनका बड़ा बेटा अरकम है, जो सुनहरी रंगत और काली आंखों से मुकाबिल है। इससे 3 साल छोटी अलिशबा, जो सफ़ेद रंगत और काली आंखों से मुकाबल को अपने शहर में जगड़ ली। शहर क्या बना इस लड़की का जो आज आई थी? तैमूर साहब ने बेड पर बैठते हुए शहर से पूछा। जी लड़की तो मुझे अच्छी लगी है, कल से आएगी। शहर बेगम ने इसके पास बैठते हुए कहा। ठीक है, और शाज़ीन कहाँ है और शाहजैन कहाँ हैं? तैमूर साहब ने इसका जवाब सुनकर पूछा। कह रहा था कि अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ और जल्दी आ जाएगा। शहर बेगम ने जवाब दिया।
पता है मुझे वो कितना जल्दी आएगा, दिन ब दिन लड़का बिगड़ता जा रहा है। ये सारी आपकी बेजा मोहब्बत का नतीजा है। तैमूर साहब बरहम से बोली, इसमें मेरा क्या कसूर है? और वैसे भी आप भूल रही हैं, जो कर रहा है वो हमारी सोसाइटी में ये सब आम सी बात है। सहर बेगम भी बरहम सी बोली। तैमूर साहब ने इनकी बात सुनकर अपना सर नफ़ी में हिलाया और इनका कुछ नहीं हो सकता था। 1.5 महीने बाद एनी को कश्यप की देखभाल करते हुए 1.5 महीना हो गया था। इनके पास जो पैसे पड़े हुए थे, इसने हादी का एडमिशन एक बोर्डिंग स्कूल में करवाया, क्योंकि इसे 24 घंटे कश्यप के साथ ही रहना था। वो इतवार को जाकर हादी से मिल आती थी, मगर इसे हादी की बहुत याद आती। हादी भी इसे बहुत याद करता था, मगर इसके बोर्डिंग स्कूल में नए दोस्त बन गए। इस वजह से वो एनी को याद करके दुखी ना होता। इस 1.5 महीने में सहर बेगम ने इसकी हर हरकत पर नज़र रखी। एनी की कश्यप से अच्छी बातचीत हो जाती, और जो सबसे अच्छी बात थी वो ये थी कि एनी का सामना शाहजैन से ना हुआ था, क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ घूमने गया हुआ था। मगर फिर भी सहर बेगम इसे अक्सर बोलती थी कि जब मेरा बेटा वापस आ जाएगा, इससे दूर रहना। वो बेचारी जिसने इसके बिगड़े सपूत को देखा भी ना हो, इसकी बात सुनकर अपना सर खामोशी से हिला देती। वो कश्यप के लिए दूध लेने किचन में आई जब इसे जरिया खाना बनाने वाली मिली। इसके साथ ही इस घर में काम करती थी। शाइस्ता सफाई करके चली जाती थी, मगर जबकि जरिया गांव से तल्लुक़ रखती थी और घर के पीछे ही रहती थी, एनी ने इससे काफ़ी कुछ बनाना भी सीख लिया था। अक्सर जब सहर बेगम कश्यप के पास होती तो इसे जरिया के साथ काम करने के लिए किचन में भेज देती। एनी ने कश्यप के लिए दूध गर्म किया और इसके कमरे में ले गई। कश्यप बेड पर लेटने के अंदाज में बैठी थी और सामने मौजूद एक एलजी पर मूवी देख रही थी। इसने दूध का गिलास साइड पर रखा और कश्यप की दवाई निकालने लगी। एनी ने कश्यप को बुलाया तो कश्यप ने टीवी से नज़रें हटाकर इसकी तरफ देखा। बुरा सा मुंह बनाकर इसके हाथ से दवाई लेकर और पानी के साथ खा ली। तो एनी ने कश्यप को दूध पकड़ाया और पूछा, मैम आपको और कोई काम तो नहीं, या मैं किचन में चली जाऊं? नहीं, तुम चली जाओ, मैं बस मूवी देखकर थोड़ी देर में सो जाऊंगी। और हाँ, मेरे लिए रात को खाने में कुछ अच्छा सा बनाओ। अपने हाथ से बनाना, सरिया के हाथों का खाना मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। कश्यप एनी को देखते हुए बोली और दूध जल्दी से ख़त्म करके गिलास इसे पकड़ा दिया। अब कश्यप काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी थी और जल्द ही इसने अपनी यूनिवर्सिटी स्टार्ट करनी थी। एनी गिलास पकड़कर खामोशी से कमरे से निकल गई और किचन में कश्यप के लिए कुछ बनाने चली गई। कश्यप के लिए जरिया की मदद से खाना बनाने के बाद वो एक नज़र कश्यप को इसके कमरे में देखने के बाद कमरे में गई और जल्दी से शावर लेकर अपना हुलिया बदलकर वो बाहर निकली। कश्यप के कपड़े जो इस्त्री करने वाले थे वो करने चली गई। हालांकि इसका काम सिर्फ कश्यप का ख्याल रखना ही था, मगर सहर बेगम ने आहिस्ता आहिस्ता कश्यप के सारे काम इसके सुपुर्द कर दिए। इसने देखा था कि सहर बेगम कश्यप के और तैमूर साहब के सामने इसे प्यार से पेश आती है, मगर इसकी गैर मौजूदगी में इससे बुरा सलूक करती है। थोड़े दिनों पहले की बात है कि एनी से इसके एक महंगे बर्तनों के सेट की एक प्लेट गलती से टूट गई थी, जिसकी वजह से सहर बेगम ने इसके 2 थप्पड़ मारे थे। वो जान गई थी कि सहर बेगम कितनी दोगली औरत है, जो अपने घर वालों के सामने तो नेक दिल और दूसरों का ख्याल रखने वाली, मगर असलियत में वो कैसी है ये सिर्फ एनी और इसमें काम करने वाले मुलाजिम ही जानते थे। आली की आवाज़ अब हर वक्त हवेली में सुनाई देती थी। वो वापस अपनी ज़िंदगी जीने लगी थी। इसे नए परिंदे देखने का बहुत शौक़ था। वो हर हफ्ते 2 खूबसूरत से परिंदे मंगवाती और इन्हें आज़ाद कर देती। इनके ख्याल में परिंदे आज़ाद ही अच्छे लगते थे। वो रमना बेगम के साथ बैठी इनसे अपने बालों में तेल लगवाते हुए इनसे मुसलसल बातें कर रही थी। अभी वो लोग बात कर ही रहे थे कि परेशान से हदीस साहब हवेली में दाखिल हुए और आकर हाल में मौजूद सोफे पर बैठे। इन्हें परेशान देखते हुए रमना बेगम बोली, क्या हुआ, कुछ परेशान दिख रही हैं? सब खैरियत है? गांव में बस कुछ मसला चल रहा है, इसकी वजह से थोड़ा परेशान हूँ। और 1 कप चाय बनाओ, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। हदीस साहब ने जवाब दिया और उठते हुए कमरे की जानिब चल दिए। रमना बेगम ने जल्दी से आली के बाल समेटे और अपने हाथ धोकर हदीस साहब के लिए चाय बनाकर कमरे में ले गई, जहाँ वो बेड पर बैठे इनका इंतज़ार कर रहे थे।
रमना बेगम ने इन्हें चाय पकड़ाई और इनके पास बैठ गई। हदीस साहब ने रमना के पास बैठे देखकर अपनी बात का आगाज़ किया। मुझे पता चला है कि हाशिम ने हुरुल आइन और हैदर को 2 महीने पहले घर से निकाल दिया है और अब पता नहीं कहाँ है और किस हाल में, किसी को नहीं पता। रमना बेगम इनकी बात सुनकर अपना दिल थाम गई। वो भी तो इनके बच्चे ही थे। हाशिम की वजह से वो लोग हुरुल आइन और हैदर से दूर हुए थे। इस कमबख्त ने भी इन्हें दरबदर कर दिया। अब क्या होगा, आप पता लगवाएं कि वो कहाँ हैं। मैं अपनी मरहूम बहन को क्या जवाब दूंगी। इनके बच्चों की हिफाजत ना कर सकी। वो दोनों तो अभी खुद बच्चे खुदा जाने किस हाल में होंगे। हमने अच्छा नहीं किया, नाराज़गी तो हाशिम से थी हमारी, और हम लोगों ने हुरुल आइन और हादी को भी ना पूछा। वो अपने आंसुओं को रोकते हुए दुख से बोली, मैं पता लगवा रहा हूँ, कुछ दिनों तक इंशाल्लाह पता चल जाएगा। आखिर मेरे भी तो भाई के बच्चे हैं वो। हदीस साहब ने रमना बेगम को अपने हिसार में लेते हुए कहा, जो अब आंसू बहाना शुरू हो गई थी। हमना तैयार होकर हाशिम का इंतज़ार कर रही थी। हाशिम के साथ आज इसने डिनर जाना था। अपने होंठों को रंग कर अभी वो बैठी ही थी कि इसके मोबाइल पर कॉल आने लगी। इसने कॉल देखी तो इसके कज़न जहाज़ेब की थी। किसी ज़माने में वो इसको पसंद करती थी, मगर फिर वो यूएसए चला गया। इसकी पसंद हाशिम बन गया। वो कॉल अटेंड करके अपनी आवाज़ में बोली, हेलो ज़ेबी, क्या बात है, आज आपको इतने दिनों बाद हमारी याद कैसी आई? बस तुम्हारी याद आ रही थी तो सोचा बात कर लूँ। वैसे मैं पाकिस्तान आया हूँ, कहीं बाहर मिलते हैं, प्लान बनाकर फिर तफसीली बात करते हैं। फ़ोन की दूसरी जानिब से ज़ेबी की आवाज़ सुनाई दी। बिल्कुल जनाब, ज़रूर किसी दिन मिलते हैं, मगर आज मैं हाशिम के साथ बाहर डिनर पर जा रही हूँ, फिर कल का प्लान बना लेते हैं। हमना इसकी बात सुनकर बोली, वाह, वैसे तुम बोर नहीं होती? अब तक हाशिम जी साथ रहते हैं। मैंने तो सुना है तुम एक चीज़ से बहुत जल्द बोर हो जाती हो। ज़ेबी बोला तो हमना ने कहका लगाकर बोला, बिल्कुल, मैं जल्द ही एक चीज़ से बोर हो जाती हूँ, मगर हाशिम चीज़ नहीं, मेरे शौहर हैं। हमना अभी और कुछ बोलती इसे हाशिम के गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया और ज़ेबी मैं बाद में बात करती हूँ कॉल काट दी और दोबारा लिपस्टिक निकालकर अपने होंठ रंगने लगी। हाशिम कमरे में दाखिल हुआ तो इसे हमना शीशे के सामने खड़ी मुकम्मल तैयार नजर आई। अपना बैग सोफे पर रखकर वो हमना के पास आया और पीछे से अपने हिसार में लिया। बहुत खूबसूरत लग रही हो, तुम्हें बाहर ले जाने का दिल नहीं कर रहा? मैं तो हमेशा ही खूबसूरत लगती हूँ, और जल्दी तैयार हो जाएं क्योंकि मेरा डिनर पर जाने का इरादा है। वो अपनी तारीफ सुनकर कहका लगाते हुए बोली और इसे तैयार होने के लिए ज़बरदस्ती पकड़कर अलमारी के पास छोड़ के आई। शाहजैन अपने दोस्तों के साथ 1.5 महीना घूमने के बाद वापस आ चुका था। वो घर में दाखिल हुआ तो सामने हाल में सहर बेगम मैगज़ीन देख रही थी। हेलो मॉम, वो सहर बेगम के करीब आकर बोला, जो अपने ध्यान में बैठी थी। मैगज़ीन देख रही थी। शाहजैन को आते देख जब इसकी आवाज़ सुनाई दी तो वो डर गई, मगर जल्द ही खुद पर काबू पाकर खुशी से शाहजैन को गले लगाकर बोली, शुक्र है तुम वापस तो आए, वरना तुम्हारे डैड ने तो रोज़ मुझे तुम्हारे बारे पूछ पूछ कर तंग किया हुआ था। उफ मॉम, प्लीज़ डैड को समझाएं। अभी तो मैंने अपनी ज़िंदगी जीना शुरू की है। मुझे सुकून से एंजॉय करने में मैं बच्चा नहीं हूँ। अब तो मेरी डिग्री भी मुकम्मल हो गई है, तो मैं खुलकर अपने दोस्तों के साथ जीना चाहता हूँ। मौज मस्ती जो है वो सब करना चाहता हूँ। वो इनसे अलग होकर चिढ़ता हुआ बोला, अच्छा ठीक है, तुम जाओ फ्रेश हो जाओ, तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने को भिजवाती हूँ। सहर बेगम शाहजैन का मूड बिगड़ता देखकर जल्दी से बोली तो शाहजैन इनकी बात सुनकर अपने बालों में हाथ फेरता हुआ अपने कमरे की जानिब चल दिया। सहर बेगम किचन में दाखिल हुई तो जरिया की जगह एनी को काम करते हुए देखा तो इसके पास जाकर बोली, बात सुनो लड़की। जी मैम, एनी ने इनकी बात सुनकर धीमी आवाज़ में कहा, ये रज़िया कहाँ गई है और तुम यहाँ क्या कर रही हो? कश्यप के सारे काम मुकम्मल कर दिए हैं जो रज़िया कर रही हो। सहर बेगम ने क्रक लेजे में पूछा, वो इनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने सोचा कि मैं आज खाना बना देती हूँ और वो आराम कर ले। एनी इनकी क्रख्त आवाज़ सुनकर अटकते हुए बोली, अगर आप सबको आराम ही करना है तो अपने घर चली जाएं, काम क्यों करने आती हैं?
और तुम अपनी औकात में रहो, नौकरानी हो नौकरानी बनकर रहो। मालकिन बनने की कोशिश मत करो। एक गिलास जूस और साथ कुछ खाने को लेकर मेरे बेटे को देकर आओ, और याद रखना ट्रे इसके कमरे में रखकर फ़ौरन निकल आना, और इससे बात करने की कोशिश भी मत करना। अब मेरा मुंह क्या देख रही हो, जल्दी से ट्रे में खाना रखो और दफ़ा हो जाओ। आकर रज़िया को बुलाना ये काम करे, और तुम मेरे साथ कपड़े इस्त्री करना। बड़ा शौक है ना तुम्हें दूसरों के काम करने का। सहर बेगम ने गुस्से से धीमी आवाज़ में डांटते हुए कहा, ताकि इनकी आवाज़ शाहजैन न सुन ली। एनी इनकी बात सुनकर जल्दी से अपनी आंखों की नमी छुपाते हुए ट्रे में जूस, सैंडविच जो इसने थोड़ी देर पहले कश्यप के लिए बनाए थे वो रखे, और हल्की आवाज़ में मनमनाते हुए पूछा, मैम सर का कमरा कौन सा है? ऊपर वाले फ्लोर पर, दाएं तरफ दूसरा कमरा। सहर बेगम गुस्से से जवाब देती हुई अपने कमरे में चली गई। वो मुर्दा कदमों से चलते हुए ऊपरी मंजिल पर गई और दाएं तरफ मौजूद दूसरे कमरे के दरवाजे के सामने खड़ी होकर एक गहरा सांस लिया, और एक हाथ से ट्रेक पकड़ते दूसरे हाथ से अपना दुपट्टा सर पर रखे दरवाजे को नॉक किया। शाहजैन जो अभी फ्रेश होकर बेड पर लेटा अपने दोस्त से बात कर रहा था, दरवाज़ा बजने की आवाज़ पर दरवाजे की तरफ देखा और अंदर आने की इजाज़त दी। एनी इजाज़त मिलते ही अंदर दाखिल हुई, ट्रे मेज़ पर रखकर जल्दी से वापस पलटने लगी। शाहजैन जिसने पहले इस घर में कभी ना इसे देखा था, इसे रोका। रुको लड़की। एनी इसकी आवाज़ सुनकर इसकी तरफ मुड़ी और कांपती हुई आवाज़ में बोली, जी सर। नहीं आई हो? क्या नाम है तुम्हारा? शाहजैन ने इसे देखते हुए पूछा, जो सूट में और सांवली सी रंगत में डरी हुई लग रही थी। हुरुल आइन नाम है और कश्यप मैम का ख्याल रखती हूँ। एनी ने नज़र झुकाकर डरते हुए धीमी आवाज़ में जवाब दिया। जबकि शाहजैन ने इसको डरते देखा तो अजीब सा सुकून महसूस किया। इसका नाम सुनकर तंजिया बोला, वैसे शक्ल तुम्हारी हुरो जैसी तो बिल्कुल भी नहीं है, मगर नाम हुरुल आइन, वाह। एनी ने इसकी बात सुनकर एक नज़र उठाकर शाहजैन की तरफ देखा। शाहजैन की शक्ल देखकर इसे कुछ याद आया, जिसे सोचकर इसका रंग ही उड़ गया। जबकि इसके चेहरे का रंग उड़ता देखकर शाहजैन को लगा कि ये इसकी बात का असर है, मगर असल बात तो सिर्फ एनी ही जानती थी। लेकिन शाहजैन के चेहरे पर कोई शाइस्तगी की रकम ना थी। वो जल्दी से खुद पर काबू पाते हुए बोली, सॉरी मैम को मुझसे काम था, इसलिए मुझे जाना है, प्लीज़। इसकी बात सुनकर इसने अपना सर हिलाया और इसे जाने का कहा। जबकि इसका जवाब सुनकर एनी फ़ौरन कमरे से बाहर निकल गई और तेज़ी से सीढ़ियों की जानिब बढ़ गई। इसने वो बंगले के पीछे वाले कमरे में जाकर उसने गहरा सांस लिया और 4 माह पहले वाले वाक़ये को सोचने लगी। तो चलिए फिर इस नावल का अख्ताम यहाँ पे करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।